नमस्कार। उड़ान के साक्षात्कार श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच इस श्रृंखला में बैठे हैं सर जयंत सिन्हा सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी को। आप वर्तमान में पदस्थ हैं दुर्ग संभागीय कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि सर की जो सफलता की जो यात्रा रही है, सफर रहा है, क्या कुछ वहां पड़ाव आए, कैसे सर ने उसे पार किया और किस मुकाम पर जो आज जहां पर यह पदस्थ है कैसे वहां तक पहुंचे। तो हमारे इसी साक्षात्कार श्रृंखला में पहला प्रश्न सर आपके लिए, जो हमारे युवा साथी जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और क्या शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है। सर्वप्रथम तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मेरे सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे परिवार जनों के सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ और मेरे जो सभी साथीगण मित्रगण रहे हैं जिन्होंने मेरी सफलता की यात्रा में वो छोटा से छोटा भी योगदान दिया हो, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सबके कारण मैं इस इंटरव्यू पे पहुँच पाया हूँ। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो धन्यवाद। सर्वप्रथम तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जयंत सिन्हा है और वर्तमान में मैं सहायक संचालक नगरीय प्रशासन विभाग में संभागीय कार्यालय दुर्ग में कार्यरत हूं और मैं बिलोंग करता हूं पिथौरा नगर पंचायत है पिथौरा, महासमुंद जिले में। वहां का मैं निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शासकीय स्कूल में ही संपन्न हुई है और मेरी जो 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो भी साइंस बैकग्राउंड से मैंने पिथौरा में ही संपन्न की है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही है परिवार की, जिसके कारण हम बमुश्किल हम जो दैनिक जीवन जीने के लिए जो उपयोगी जो चीजें होती है उसका हम बमुश्किल गुजारा कर पाते थे और उस पृष्ठभूमि से उठकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा ही रहा है जी। देखिए, सर ने हमें बताया कि किस तरीके से इनकी पृष्ठभूमि रही है। आर्थिक स्थिति इनकी काफी सुदृढ़ नहीं थी। इन्होंने शैक्षणिक स्तर भी अगर हमने इनका देखा तो ये गवर्नमेंट या शासकीय विद्यालय से साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ करके सामने आए हैं। तो इनसे हमें यह पता चलता है कि जीवन में आने वाली चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, आप किस तरीके से उसे अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए शायद आज हमारे बीच जो चर्चा में आए हैं जयंत सिन्हा सर, वो उस मुकाम पर है जिसे हम सहायक संचालक कहते हैं। आप सीजीपीएससी 2013 में चयनित हुए हैं जी। हमारी पूर्व में जैसे चर्चा हुई है, हमें यह पता चला है कि इससे पूर्व 2013 से पूर्व आप 2 बार 11 और 12 में साक्षात्कार तक पहुंचे और केवल कुछ अंकों के लिए, जब ये 2013 में चयन हुआ इनका, तब कुछ अंकों के लिए डिप्टी कलेक्टर बनने से आप चूक गए। तो सर उस समय आपकी क्या मन स्थिति रही थी और किस तरीके से आपने अपने आप को पुनः लक्षित किया आगामी परीक्षा के लिए। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 बार इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ था सीजीपीएससी में। पहली बार में जब सीजीपीएससी में ऑप्शनल पैटर्न हुआ करता था तो तब मैं बहुत प्रेशर था। सन 2010 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपने सीजीपीएससी की और नया था और मैंने प्री की बहुत अच्छे से तैयारी की और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने प्री और मेंस क्लियर करते हुए इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था। पर कुछ वजहों से इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिले, मुझमें कुछ कमियां थी और फिर से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं उस समय एकदम फ्रेशर ही था और मुझे मेरे सीनियर्स ने, मित्रों ने, परिवारजन के लोगों ने, गुरुओं ने मोटिवेट किया मुझे कि नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप इंटरव्यू तक गए हैं तो अब इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। आपको अपनी कुछ कमियां जो हैं उनको आपको दूर करना है, उन कमियों को, और पुनः प्रयास करिए। मैंने सेकंड टाइम फिर से तैयारी की और जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट मैं देने वाला था उस समय मैं बहुत सारे कुछ जीवन में कुछ घटा था घटना, परिवार में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी और मैं बहुत डिप्रेशन में था उस समय। और उस समय मेरे फैमिली ने और गुरुओं ने, मित्रों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मैंने उन परिस्थितियों में सेकंड अटेम्प्ट दिया। और क्योंकि परिस्थितियां बहुत खराब थी उस समय मेरी लाइफ में जो चल रही थी और सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, उसी समय पीएससी ने रिटर्न पैटर्न लाया था और वो जो रिटर्न पैटर्न था वो देख के मैं बहुत खुश था कि अब फाइनली अब रिटर्न पैटर्न आ गया है। अब हमको अपने जो हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका अब हमको मौका मिलेगा।
तो फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए फिर मुझे सभी ने मोटिवेट किया और मैंने एक अच्छे से मनोबल तैयार किया, अपना दृढ़ मनोबल तैयार किया कि मुझे अब फाइनली अच्छे से करना है। और उस बार मैं कॉन्फिडेंट था थर्ड टाइम कि नहीं, अब तो मेरा हो ही जाएगा। और फिर अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए और फाइनली मेरा थर्ड अटेम्प्ट में पीएससी क्लियर हो गया। जब आप साक्षात्कार की आपने तैयारी किया, उससे पूर्व आपको प्रारंभिक परीक्षा देना रहा, आपको मुख्य परीक्षा देना रहा, जबकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो साइंस बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि से रहने के बावजूद आप ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट की ओर मुड़े, तो क्या कुछ चुनौतियां आपको दिखाई दी? कैसे आपने उसे फेस किया और कैसे आपने तैयारी की? ये हमारे युवा अभ्यर्थी जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो इकोनॉमिकली हम लोग बहुत कमज़ोर थे। वो मुश्किल घर का जो रोज़ी रोटी का जो सामग्री होता है, वो बहुत मुश्किल से गुज़ारा होता था। और उस बैकग्राउंड से जब मैं निकला और स्कूली एजुकेशन के बाद मुझे मैं नाम बताना चाहूँगा मेरे भैया का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पिथौरा के श्री श्याम सुंदर एरन मेरे बड़े भैया हैं। वो आज नहीं है इस दुनिया में, आज वो मुझे देख रहे होंगे जहाँ हैं वहाँ से। तो उनकी वजह से मेरी कॉलेज की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू हो पाई। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि सफल होने और एक अच्छी जॉब लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान ये वाकया घटा था कि मेरे एक मित्र हैं कॉलेज के, उनके साथ हम लोग एक बार कलेक्ट्रेट गए थे। तो कलेक्ट्रेट में गार्डन हुआ करता है रायपुर के कलेक्ट्रेट में, हम वहाँ पे सब डिस्कस कर रहे थे। हम लोग सोचे क्यों ना हमको वो परिसर एक बार घूम के देखा जाए। हम सब घूमने निकले और उसी समय वहाँ पे कलेक्टर साहब आए और वो बिल्कुल गाड़ी पे बैठ के आए और उतरे और उन्होंने एक वहाँ पे पब्लिक सुनवाई के लिए उस समय कुछ कार्यक्रम था उनका, तो वो वहाँ पे बैठे और उन्होंने कुछ सुनवाइयाँ की और बकायदा वो उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। तो ये सब हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो हम लोग बहुत उससे मोटिवेट हुए, अट्रैक्ट हुए कि ठीक है, हम साइंस बैकग्राउंड के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक फील्ड होता है जहाँ हम जा सकते हैं और एक अच्छे जॉब के साथ हम जनसेवा का भी उस पर काम कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे उस फील्ड में भी कुछ करना है। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे इस सेक्टर में भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। और कॉलेज के दौरान ही मैंने जनरल स्टडीज़ की कुछ बुक्स निकाली और उस समय न्यूज़पेपर और एक प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका आती है, उस पर कुछ इंटरव्यू प्रकाशित होते थे, तो वो लाइब्रेरी में हमने पढ़े। तो कई सफल कैंडिडेट्स के जब हमने इंटरव्यूज वगैरह पढ़े उसमें, तो हमको ये आइडिया हुआ कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो ये सब प्रिपरेशन के लिए हमको जनरल स्टडीज़ पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी सब्जेक्ट उसमें पढ़ने पड़ते हैं हमको। तो जनरल स्टडीज़ की छोटी सी बुक से हमने स्टार्ट की और फिर वहाँ से हम मोटिवेट हुए इस तरफ आने के लिए। युवा अभ्यर्थियों की ओर से सर मैं यह भी प्रश्न करना चाहूँगा, उनके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और उसके बाद तीसरा स्तर होता है साक्षात्कार का, इन सब की एकीकृत तैयारी करना बेहतर होता है या फिर प्रारंभिक की परीक्षा की तैयारी हम पहले कर लें और मुख्य परीक्षा की बाद में करें? आप इस पर क्या चर्चा करना चाहेंगे सर यहाँ इस मंच पर? मैं अपने साथियों को ये बताना चाहूँगा कि आप जब पीएससी की तैयारी करने के लिए इस क्षेत्र का आप चयन करते हैं कि अब फाइनली आपको इस फील्ड पे जाना है, तो चूंकि आपने वो जो तैयारी करने का जब आप चयन करते हैं वो कॉलेज की बात करते हैं। आप कॉलेज में हो सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप साइंस में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रहे हो, लेकिन ये आपने बिल्कुल डिफरेंट फील्ड चूज कर लिया है। तो चूंकि कॉलेज के बाद आपने उसको अपना जीवन मान लिया समझिए, क्योंकि आप जब अपने करियर का चयन कर रहे हैं, कुछ आपको सिविल सर्विस माने, इसका मतलब आप उस जीवन को जीने वाले। अब जब आप जीने के लिए आपने चयन कर लिया है, इसका अर्थ है आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने जब प्री की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही अपने प्रति ऑनेस्ट था। मैंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो जो मैं तैयारी कर रहा था प्री का, वो मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो ऑप्शनल पैटर्न था, उस समय रिटर्न पैटर्न नहीं आया था, फिर भी मैं ये करता था
मैं अपने साथियों को, एक्सपीरियंस को ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको एक बार आप अप्लाई करके देखिए। आप जब क्लास में पढ़ने जाने वाले हैं उसके पहले आप प्री में जो पॉइंट, मान लो आपको भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाने वाले हैं क्लास में, आप पहले से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ के जाइए। मान लो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप एक बार उसको पढ़ के जाइए। अब आप क्लास में बैठेंगे, क्लास में बैठने के बाद एक बार वही टॉपिक आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। जब पढ़ाया जाएगा और पढ़ी हुई चीज आप लेकर बैठे हुए हैं वहां पे, तो आपके दिमाग पे ये रहेगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा क्लास के दौरान, आप प्रॉपर उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से उसको पढ़ के आए हैं। पहले से जब कोई स्टूडेंट को जानता है तो ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ता है। तो मैं उसको पढ़ता था और क्लास में पढ़ने के बाद फिर क्लास से निकलते ही कुछ फ्रेंड से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर जैसे ही रूम में जाता था मैं जो क्लास में पढ़ाया गया है मैंने अपने प्रैक्टिस में ये ले आया कि मुझे उसको बिना देखे ब्लैंक पेपर पे लिखना है। अब क्लास में स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं मैं बस बिना देखे बस याद कर करके क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया, मैं लिखना स्टार्ट कर देता था। ऐसे 2-3 पन्ने मैं लिखता था। इससे क्या होता था, एक तो मेरा रिटर्न इंप्रूव होता जाता था, दूसरा फैक्ट्स को रिकॉल करने की आदत होती जाती थी जिससे मेमोरी पावर और बढ़ता था, मेरा रिटर्न भी इंप्रूव होता था। तीसरा मुझे डाउट समझ में आ जाते थे कि क्लास में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स रहे जिसको मैं समझ नहीं पाया। अब वो पॉइंट्स भी मैं पॉइंट आउट कर लेता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार डिस्कस करके देखता था कि क्या उन लोगों को ये पॉइंट क्लियर है, या तो बुक निकालता था मैं और उन पॉइंट्स में क्लियर कर लेता था। इस प्रकार मेरा नोट्स तैयार होने लगता था, प्लस मेरी फैक्ट्स भी मुझे याद होते जाते थे, रिटर्न स्किल भी इम्प्रूव होने लगता था और दोस्तों के साथ कम्युनिकेट भी कर पाता था मैं कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इस पॉइंट पे जो कंफ्यूजन हो रहा है उस पर आप लोगों के क्या विचार, उस पर डिबेट भी हो जाता था। ये ट्रिपल तैयारी है, आपके प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की भी साथ में तैयारी होते जा रही है। अब जब आप मेंस पे आ जाते हैं रिटर्न पैटर्न पे, तो प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट 60% आपका जो सिलेबस है वो प्री से उठाया गया है, उसको आपको लिखने का प्रयास करना है वहाँ पे मेंस। अब चूंकि अब आपने प्री में भी रिटर्न की प्रैक्टिस की है, फैक्ट्स को रिकॉल करने की प्रैक्टिस की है, क्लास में जो जो पढ़ाया गया उसको भी नोट करने की प्रैक्टिस की है, तो आपके लिखने का तो आदत हो गया है। लिखने का आपने एक स्किल डेवलप कर लिया अपने अंदर। अब आपको उसको जमाना सीखना है। जमाने के लिए आप जो मेंस में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके 2 प्रकार के नोट्स तैयार करिए। एक शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कुछ फैक्ट्स उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे जिसको सिर्फ पढ़ने भर से आपको क्या लिखना याद आ जाए। लाइक भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लें तो भारत छोड़ो आंदोलन आपने एक सर्कल में बना के लिख लिया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्या कारण रहा, क्या परिणाम निकले और कौन कौन शामिल थे। हल्का हल्का छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कई बार होता है ना हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, हमको किसी प्रश्न का उत्तर पता होता है लेकिन हम उसको पढ़ के आए हैं लेकिन वो रिकॉल नहीं होते रहता माइंड में, तो हम क्या करते हैं कि कोई हमको एक छोटी सी चीज बता देता है यार उस चीज की, जिससे पूरा का पूरा आंसर मुझे याद आ जाएगा। हम कभी बोलते हैं ना मेरे मुंह में है वो बात लेकिन निकल नहीं रही है मेरे मुंह से वो बात। तो आप यही करिए, जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करने लगेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने की, तो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के भी बहुत काम आएंगे और डिटेल्ड नोट्स तो आपने प्री में भी बनाए थे। अब मेंस में आपको जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उनके अलग नोट्स तैयार करने हैं आप। तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सर, जब हम मॉक इंटरव्यू की ओर जाते हैं तो वो कितना कुछ लाभप्रद होता है हमारे आयोग के द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के लिए? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा जो मॉक टेस्ट में जो हमारी स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल एक होती है, दूसरी होती है हमारे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का टेस्ट जो होता है वहाँ पे, ये हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं होता है। ये हमारे अंदर किस प्रकार डेवलप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल, फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप जिस बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं वही संस्कार आपके इर्द गिर्द दिमाग पे जो आप सोचते हैं उसी के इर्द गिर्द वो तैरते हैं। अब जब आपको इंटरव्यू के लिए आप सडनली सेलेक्ट होते हैं तो 2 प्रकार के कैंडिडेट्स दिखेंगे आपको। एक ये जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो उनके अंदर तो वो इनबिल्ट होता है, उनको आंसर करना आता है, चीज़ों को बात करने के तरीके आते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें देखने के लिए मिलती है
जब आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, और अगर है भी, तो मॉक टेस्ट की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे भी जीवन में अंकित अग्रवाल सर उड़ान कोचिंग का मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं 2 बार असफल हुआ था टेस्ट, मॉक टेस्ट मतलब इंटरव्यू के दौरान, सीजीपीएससी में इंटरव्यू के दौरान। और मैंने फाइनल इंटरव्यू के पहले उड़ान में मॉक टेस्ट था, और वो भी फ्री आयोजित किया था सर ने। मैं वहाँ पे आया और मैंने मॉक टेस्ट दिया, और उन्होंने प्रॉपर उसको पॉइंट आउट किया कि मेरे अंदर ये खामी उनको दिख रही है। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि जयंत, आपके अंदर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इस पे आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, अभी समय है। और फिर मैं घर गया और दोस्तों के साथ मैंने डिस्कस किया अपने उन चीज़ों के बारे में, और फाइनली मैंने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया। और इंटरव्यू में जब मैं बैठा तो वाकई वो चीज़ें जो आ रही थी, वो चीज़ों का समाधान हो चुका था, और मेरा वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मॉक टेस्ट की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। सर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर फिर दोबारा बताया कि अगर आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं जो आयोग द्वारा आयोजित होनी है आपके आगामी समय में, तो आप मॉक इंटरव्यू जरूर लीजिए। और उस मॉक इंटरव्यू में सर ने बताया कि जैसे हमारे उड़ान कोचिंग संस्था के संचालक श्री अंकित अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में आपने बहुत सारा सुधार हुआ, और सुधार की बदौलत आज सर सहायक संचालक के पद पर पदस्थ भी है। और सर ने हमें पहले की पूर्व की चर्चा में हमें बताया भी थे कि कुछ अंकों से ये चूक चुके थे, वरना आज ये वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में आप रहते हैं सर। तो सर मैं यह जानना चाहूँगा कि जब आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट से चूक गए कुछ अंकों से, तो आपकी जो मनस्थिति है वो काफ़ी एक डिप्रेशन के मोड पर शायद चले गए होंगे, या फिर आप काफ़ी दुखित अवस्था में रहे होंगे। तो कैसे आपने अपने मन को सुदृढ़ किया और कैसे आगामी लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़े? क्या आपने कोई योगा किया? क्या मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किए? क्या कुछ रहा उस समय आपके जीवन में? सर उसे ज़रूर साझा करें इस प्लेटफॉर्म पर। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जब आप छात्र जीवन जीते रहते हैं, और आपको अपना मनोबल, मतलब ये तो कहना तो आसान है कि बी स्ट्रांग, बी योरसेल्फ, अपना मनोबल बढ़ा के रखो, लेकिन वो कौन से तरीके होते हैं जो आपके मनोबल को बढ़ाते हैं? इस पर अगर डिटेल में बातचीत हो जाए तो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ये था मेरे साथ में कि फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत वीक रहा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं थे। मुझे हर पल वो चीज़ें याद आती थी कि घर में एक मिट्टी का घर, उस पे छानी रहती थी, बंदर आते थे, छानी अक्सर टूट जाती थी। बरसात के दिनों में वो टपकती हुई छतें, जब हम रात में सो रहे होते थे तो कहीं पे मम्मी वहाँ पे कटोरी रखती थी, एक आध कटोरा रखती थी, वो पानी से घर न गीला हो जाए। घर में शौचालय नहीं था, माता जी और महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था लोटा लेकर। तो ये चीज़ें जब याद आती थी बैकग्राउंड में कि नहीं, अगर आपको उस जीवन से आपको बाहर आना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी फैमिली की लाइफ, एक अच्छी लाइफ देनी है आपको अपनी फैमिली को, तो आपके पास मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा। मैं उस समय, एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, वो मैं देखा, और एक लक्ष्य फिल्म आई थी। तो जब मेरा मनोबल टूटता था तो मैं एक आध मोटिवेशनल मूवी निकालता था, और मोटिवेशनल मूवी में देखता था, और वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। मैं उस पे जब देखता था कि हीरो जो है, भले ही एक ड्रामेटिक वे में एक फिल्म की शूटिंग होती है, लेकिन उसमें जो कंटेंट दिए हुए होते हैं, जब आप एक मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, वो हमको यही सिखाते हैं कि आपको हारना नहीं है। आपको अगर उस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब आपके पास मेहनत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तो आपको अपने मनोबल को स्ट्रांग करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप अपनी कमियों को फाइंड आउट करिए। कमियों को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? आपका एक लक्ष्य है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए? आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट्स में पकड़ चाहिए। अब आपको ये फॉलो अप करना है कि आप किस किस सब्जेक्ट में वीक रहे, ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने आपको असफल बना दिया है। इसके लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर आत्म मंथन और आत्म सुधार का गुण होना चाहिए। जनरली मैंने अपने सर्कल में उस समय मैंने कई लोगों में देखा कि वो अपनी कमियां सुन नहीं पाते थे, कि मैं उनको कुछ उनकी कमी मान लो बता रहा हूँ तो वो एग्रेशन में आ जाते थे, कैसे बोल दिया मुझे, ऐसा कैसे बोल दिया। तो हमारे अंदर अगर आत्म मंथन, अगर हम अपना आत्म मंथन करें, मैं क्यों असफल हुआ,
हम दूसरी चीजों को दोष ना दें कि मैं इस चीज के कारण असफल हो गया, मैं इस चीज के कारण असफल हो गया। अगर मैं आत्ममंथन करूंगा तो पाऊंगा कि मैं ही उसका कारण था, इस असफलता का कारण। अब उसको मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस दूसरों से फीडबैक लेना है कि भाई, मैं अपने दोस्तों को पूछता था कि भाई मुझे ये बताओ मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे असफल कर रही हैं। वो भी मुझे एक फीडबैक देते थे कि नहीं भाई, आपके अंदर ये कमी मुझे दिखती है, ये कमी दिखती है, ये अगर आप दूर कर लोगे तो आप एक परफेक्ट एस्पिरेंट बनोगे, आप सफल जरूर होगे। अब उन चीजों को कैसे दूर करना है, इकट्ठे तो चीजें दूर नहीं होती। अगर मैं आज चाहूँ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं इतनी सारी पुस्तकें ले आऊँ, इतना सारा सिलेबस ला के रख दूँ, अब मैं एक ही दिन में सोच रहा हूँ अरे इतना मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे बनूंगा, कैसे क्या होगा। ऐसे नहीं होता। सफलता के लिए आपको एक बड़ा लक्ष्य है आपका, उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य बनाइए। आप मान लो जियोग्राफी की, आपने हिस्ट्री की बुक उठाई, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपका फिलहाल इतना लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे एंशियंट हिस्ट्री इतने अच्छे से कवर कर लेना है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं कवर कर लूंगा। ऐसे धीरे धीरे आप छोटे छोटे टारगेट बना बना के जब आप अचीव करने लगते हैं, तब आपके उन सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छे होने लगते हैं, आपका मनोबल बढ़ जाता है। इस प्रकार आप अपना मनोबल को बिल्डअप कर लेते हैं। दूसरा, मैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन यूज करता था, मैं मेडिटेट करता था, मैं प्रॉपर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था और मैं मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन करने से माइंड एक बैलेंस वे में काम करता था और लगातार कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ पाता था। दूसरी चीज़ें, मैं दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कस भी करता था और हम पढ़ाई के दौरान कई चीज़ों से जोड़कर उन चीज़ों को याद करते थे। तो इस प्रकार छोटे छोटे टारगेट अचीव कर करके मनोबल को मैंने अपना बढ़ाया और इस प्रकार मैं वहाँ तक पहुँच पाया जहाँ मुझे अचीव करना था। तो सर, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि राज्य सेवा परीक्षा जैसे कठिन परीक्षा में जो सोशल मीडिया है उसका क्या सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है, या फिर हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं हमारी परीक्षा की तैयारी हेतु? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं अपनी तरफ से भी प्रतिभागियों को इस बारे में बताना चाहता था। मैं प्रतिदिन इस पे मंथन भी करता हूँ। वर्ष 2010 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस समय तो ऐसा कुछ सोशल मीडिया वगैरह आया नहीं था और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, बट उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो हम लोग बिल्कुल फोकस वे में तैयारी करते थे उस समय। लेकिन आज मैं तो कई मित्रों को या अपने कुछ साथियों को देखता हूँ वो सोशल मीडिया में जिस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं और हमारी मानसिकता, हमारा झुकाव ये तय करेगा कि हम उसको किस डायरेक्शन में उपयोग करेंगे। मैं प्रतिभागियों से ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन हम जब तैयारी करते थे तो जैसा कि मैंने आपको प्री की परीक्षा के बारे में बताया कि मैं पढ़ के जाता था, क्लास में पढ़ता था, फिर आके मैं नोट करता था और उस समय मेरे पास ऐसा कुछ मोबाइल वगैरह था नहीं जिससे मैं वीडियो या कंटेंट मैं अवेलेबल करा पाऊँ, तो बुक से ही पढ़ता था। लेकिन वर्तमान में आपको सोशल मीडिया को पॉजिटिवली एक वरदान के रूप में उपयोग करना है। आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीके देखिए, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आप तुरंत वीडियो कॉल करके एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। आप अपने जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे एक सर्कल तैयार करिए। आपने क्लास में जो भी आज पढ़ा है, जैसा कि मैंने बताया, क्लास में जो पढ़ाने वाले वो पढ़ के जाइए, फिर क्लास में पढ़िए, फिर आके उसको नोट करिए। अब आपके जो डाउट्स है उसके लिए आपको उसके घर तक जाने की मिलने की जरूरत नहीं है। रायपुर जैसे शहर में मान लो एक व्यक्ति किसी एक कोने में रह रहा है, दूसरा दूसरे कोने में रह रहा है, अब उसको यहाँ से वहां जाने में ही उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक कर देता है जिससे आपको ये लगता ही नहीं कि आप अलग अलग हैं। तो आप उसका अगर सदुपयोग करेंगे, तुरंत का तुरंत आप पर डे इवनिंग में आप डिस्कशन रखिए। आपकी मॉर्निंग में मान लो क्लास हुई, आप पढ़ के आए, इवनिंग में एक फिक्स टाइम पे ग्रुप डिस्कशन रख लीजिए और वहां पे सारे दोस्त मिलकर ग्रुप डिस्कस करिए। जो जो पढ़ाया गया है आपको एक दूसरे से पूछिए आप उसको, और जो जो आपके डाउट्स हैं वहीं पे ग्रुप डिस्कस करके क्लियर कर लीजिए। तो इस रूप में आप उसको एक वरदान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे ऐप को हटा दीजिए जो आपको माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ये जो आपको बहुत टाइम ले लेते हैं, जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है, उनको बिल्कुल हटा दीजिए। सिर्फ वही ऐप रखिए जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है। इस मामले में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरे मामले में इसके हानियां ये होती है कि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसमें जो आज के युवा है वो बिल्कुल दिखावे की तरफ जा रहे हैं, वो आपको रियलिटी से दूर कर देता है। आप
रियल में मान लो एक झोपड़ में रह रहे हैं, खाने का मुश्किल इंतजाम हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में आपने कहीं पे एक अच्छे से खींच के अपनी फोटो डाल दी, उसमें 20 लोग कमेंट कर रहे हैं, वो आपको एक अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और जो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो प्रतियोगिता में, तैयारी में बहुत बड़ा बाधक होता है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि आपको सफलता पानी है, आपके अंदर ये कमियां हैं, घर में ये चीज की समस्याएं हैं। उस समस्याओं से अगर आप भ्रमित हो गए हैं, आप अपने आप को परफेक्ट मान रहे हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड में, एक आभासी दुनिया में रहते हुए आप अपने आप को संपन्न मान रहे हैं, बहुत लोगों ने तारीफ कर दी है, उससे आप संतुष्ट होकर बैठ रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं, तो इसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। और आजकल देखने भी मिल रहे हैं, बच्चे जो है सोशल मीडिया की विभिन्न चीजों को उपयोग करते हुए कई प्रकार के दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मनोबल उनका बहुत कमजोर हो जाता है, थोड़े थोड़े मामलों में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप उसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। तो मैं अपने प्रतिभागियों से यही करना चाहूंगा कि ऐसे ऐप जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। आप सफल होने के बाद उसका यूज कर लेना, ऐसा नहीं कि आप कभी मत यूज करना, हम नहीं बोल रहे हैं। आप सफलता तक अपने उन ऐप को हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और जहाँ पे आपका कंटेंट है, स्टडी कंटेंट, सिर्फ उतनों को ही रखते हुए आप एक मतलब अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसका यूज करिए, तो आप बिल्कुल वो आपके सफलता में पिलर साबित होगा। दूसरा, वो आपके सफलता में गड्ढा भी साबित हो सकता है, आपको असफल भी करा सकता है। अगर आपको उसका एडिक्शन हो गया, आपको उसकी लत पड़ गई, आप अपने जो वास्तविक जो समस्याएं हैं उसको भूलकर आप आभासी दुनिया में जी रहे हैं, तो वो आपको गड्ढे में भी गिरा सकता है। तो वरदान भी है और अभिशाप भी है। और जैसा कि मैंने एक जो पॉइंट बताया, आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन आत्म मंथन करिए कि आप क्या कर रहे हैं। आत्म मंथन करेंगे शांति से बैठकर, तो जरूर जो भ्रमित करने वाली चीजें वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। सर, अब आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है आज की चर्चा का, कि विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे अभ्यर्थी, युवा अभ्यर्थी, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र हो सकता है आपकी तरफ से? तो मैं प्रतिभागियों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा गुण विकसित कीजिए अपने अंदर, आत्ममंथन का, आत्म सुधार का। ये कि आप अपने अंदर की कमियों को खुद भी पहचानना सीखें और लोगों से फीडबैक भी लें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। उन कमियों पे प्रतिदिन फोकस रहिए, पूर्ण ईमानदार रहकर तैयारी करिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप पूर्ण ईमानदार रहेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत असफल नहीं करा सकती है। ईमानदार व्यक्ति का हर कोई साथ देता है। सर के द्वारा एक और बात अंत में बहुत अच्छी बात कही गई कि क्या सफलता के आपके मंत्र होने चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए सर आपके द्वारा जो अनुभव को इस मंच पर साझा किया गया है वो जरूर ही प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हमारे उड़ान के इस साक्षात्कार श्रृंखला के आज के इस चरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। और उससे पहले सर, मैं आपको पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।